नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि दिन भर। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज तमाम महत्वपूर्ण खबरों के साथ करेंगे। लैंड जिहाद को लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के फैसले की विपक्ष के विधायकों द्वारा की गई तारीफ के बाद मुख्यमंत्री का साफ कहना है कि उत्तराखंड में लैंड जिहाद को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है ताकि सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे हटाए जा सके। सीएम ने कहा कि ये कोई राजनीतिक विषय नहीं है, लेकिन यदि विपक्ष के लोग भी इसकी सराहना कर रहे हैं तो ये अच्छी बात है। उनका कहना है कि लैंड जिहाद से संबंधित जितने भी मामले उत्तराखंड में हैं, उन पर सब पर बड़े स्तर पर कार्रवाई की जाएगी। राज्य हित में और यहाँ की धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए जो निर्णय हमने लिया है कि अतिक्रमणकारी और लैंड जिहाद के नाम पर जिस प्रकार से यहाँ पर अतिक्रमण हुआ है, कब्जे हुए हैं सरकारी भूमि पर, वन भूमि पर, अन्य जो राजस्व की भूमियाँ हैं उन सभी भूमियों पर, उसको जो हटाने का निर्णय लिया है, ये कोई राजनीति से प्रेरित नहीं है। इसमें उत्तराखंड के हर जन को इसमें भागीदार होना चाहिए और हर जन को निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये विषय ऐसा है कि इसमें आगे आकर सबको कहना चाहिए कि नहीं, ये विषय जो सरकार ने चलाया है, जिस ओर प्रशासन बढ़ रहा है, वो उचित है और ये उत्तराखंड राज्य के हित में है। राज्य हित में और यहाँ की धर्म और संस्कृति को 2022 में बीजेपी द्वारा बनाए गए दृष्टि पत्र को लेकर भी कवायद तेज हो गई है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने सभी विभागों से दृष्टि पत्र को लेकर रिपोर्ट मांगी है ताकि यह आकलन हो सके कि दृष्टि पत्र के तहत राज्य सरकार द्वारा कितना काम किया गया है। वहीं संगठन भी इसके लिए लगातार सरकार पर दबाव बना रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि दृष्टि पत्र सरकार का विजन डॉक्यूमेंट है और उस पर तेजी से काम चल रहा है। उनका कहना है कि भाजपा ने उत्तराखंड के विकास के लिए आगामी 10 सालों का रोड मैप तैयार किया है, जो दृष्टि पत्र में साफ झलकता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखकर दृष्टि पत्र के तहत काम किया जा रहा है ताकि दृष्टि पत्र के जो भी बिंदु हैं उन पर काम हो सके और घोषणाएं भी पूरी की जा सके। को लेकर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। दृष्टि पत्र में बहुत सारे जो विषय थे उनको हमने पहले साल में ही उन पर निर्णय भी ले लिए हैं, कुछ पूरे भी कर दिए हैं और अगले जो हमारा दृष्टि पत्र का संकल्प है वो हम पूरा संकल्प पूरा करेंगे, उसको धरातल पर उतारेंगे और अगले 10 सालों का भी जो दृष्टि पत्र है और एक मैं कहूँ कि विजन डॉक्यूमेंट, उस पर भी काम करेंगे, उसी मॉडल को लेकर आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं को लेकर साफ किया कि आयोग की परीक्षाओं में कोई देरी नहीं होगी। उन्होंने यह भी कहा कि आयोग ने पहले ही अपना कैलेंडर जारी कर दिया है और उसी के तहत परीक्षाएं कराई जाएंगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह भी कहा कि अगर परीक्षाओं में देरी होगी तो बहुत से युवा ओवर एज हो सकते हैं, इसलिए समय से परीक्षाएं कराना जरूरी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि परीक्षाओं में धांधली करने वालों और पेपर लीक करने वालों के खिलाफ हमने उत्तराखंड में सख्त नकल कानून बनाया है और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में भ्रष्टाचार के खिलाफ जन जागरूकता फैलाए जाने हेतु तैयार किए गए वीडियो गीत नकर नकर भ्रष्टाचार सखत हेरे यो सरकार गीत का विमोचन किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस गीत के माध्यम से सरकार द्वारा सुशासन की दिशा में किए जा रहे कार्यों को दिखाने का शानदार प्रयास किया गया है। सरकार द्वारा भ्रष्टाचारियों पर की जा रही कार्रवाई के प्रति जन जागरूकता फैलाने का अच्छा प्रयास गीत के माध्यम से किया गया है। इस गीत में सरकार द्वारा भ्रष्टाचार और नकल के विरुद्ध अपनाए जा रहे सख्त रुख और जीरो टॉलरेंस की नीति को प्रदर्शित किया गया है। ये गीत गीतकार एवं गायक श्री भूपेंद्र बसेड़ा द्वारा क्षेत्रीय मिश्रित भाषा का उपयोग कर तैयार किया गया है। नगर नगर भ्रष्टाचार
और टिहरी जिले के नरेंद्र नगर स्थित राजमहल में तिल से तेल निकालने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राज परिवार और डिमरी समाज की सुहागिन महिलाएं अपने हाथों से तेल निकाल रही हैं। सुहागिन महिलाओं के हाथों से पिरोए तेल से भगवान बद्री विशाल का लेप किया जाता है और साथ ही अखंड ज्योति भी जलाई जाती है। आपको बता दें कि इस बार भी गाड़ू, घड़ा, कलश यात्रा और तेल पिरोने को लेकर नरेंद्र नगर के राजमहल को दुल्हन की तरह सजाया गया है। बुधवार से राजमहल में सुहागिन महिलाएं पारंपरिक पीले वस्त्र धारण कर भगवान बद्री विशाल के अभिषेक के लिए मूसल और सिलबट्टे से तिलों का तेल रो रही हैं। और आपको बता दें कि भगवान बद्री विशाल के लेप और अखंड ज्योति जलाने के लिए उपयोग होने वाला तिल का तेल नरेंद्र नगर स्थित राजमहल में महारानी की अगुवाई में बड़ी ही पवित्रता से राज परिवार और डिमरी समाज की सुहागिन महिलाओं के हाथों से निकाला जाता है। ये तेल बिना किसी मशीन के पिरोया जाता है। तेल को परंपरागत तरीके कोल्हू और हाथों से ही निकाला जाता है। तेल निकालने की ये परंपरा काफी पुरानी है और इसे ही बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की प्रक्रिया की शुरुआत माना जाता है। तिलों का ये तेल भगवान बद्री विशाल के अभिषेक के लिए प्रयोग किया जाता है। गाड़ू, घड़ा, तेल, कलश यात्रा और भगवान बद्री विशाल के कपाट खोलने की तिथि बसंत पंचमी के पावन अवसर पर महाराजा की जन्म कुंडली व ग्रह नक्षत्रों की गणना करके राज पुरोहितों की ओर से निकाली गई थी। और इस बार भगवान बद्री विशाल के कपाट श्रद्धालुओं के लिए आगामी 27 अप्रैल को सुबह 7:10 पर खोल दिए जाएंगे। तो हमारा सौभाग्य है कि हमारे यहाँ पे होता है और नेचुरली पूरा दुनिया को और सबको भगवान ही आशीर्वाद देते हैं। भगवान के आशीर्वाद के बगैर कुछ नहीं करता है और उत्तराखंड का बड़ा सौभाग्य है कि हमारे यहाँ इतने बड़े बड़े देवताओं का आशीर्वाद देव भी कहा जाता है और इस बात को हमारे लोगों को भी समझना चाहिए और इसी तरह से हमारे लोगों को भी आगे बढ़ना चाहिए, काम करना चाहिए। जो भगवान का आशीर्वाद है उसको अच्छे ढंग से आगे करें। बहुत ज़रूरी है आज के दिन में सभी लोग मिलकर करें, सब भगवान का आशीर्वाद लें, सब साथ चलें, परंपरा को आगे बढ़ाएं, संस्कृति को आगे बढ़ाएं। आदिकाल से परंपरा चल रही है। आदि जगत गुरु शंकराचार्य हुए हैं, उनके समय से ये परंपरा चल रही है। जब से बद्रीनाथ धाम के मंदिर की व्यवस्था राज परिवार के द्वारा देखी जा रही थी, तब से ये परंपरा चली आ रही है। राज परिवार की जो प्रथम महिला महारानी होती हैं, उनके सानिध्य में सुहागिन महिलाएं आकर के अपने हाथों से उपवास लेकर के, ये अभी तक कुछ खाती पीती नहीं है, ये व्रतधारी होती हैं और अपने हाथ से ये तेल निकालती हैं और इस तेल को फिर पकाया जाता है। इसमें अनेक प्रकार की औषधियाँ डाली जाती हैं और संध्या के समय 8 बजे बद्री विशाल भगवान का यहाँ पे विशेष भोग बनता है। भगवान बद्री विशाल की विशेष पूजा होती है और 1000 बत्तियों के द्वारा भगवान बद्री विशाल की और जो गाड़ू कलश होता है उस कलश की पूजा होती है। भगवान बद्री विशाल का जो नित्य अभिषेक होता है, अभिषेक के उपरांत उसमें भगवान पे पिरोया जाता है। लेकिन लग रहा है आपको इतना छोटा घड़ा होगा, लेकिन भगवान की वहाँ पे ये मान्यता है और एक शक्ति है जिसको हम बोलते हैं, चमत्कार भी बोल सकते हैं। वो तेल बढ़ते ही जाता है, बढ़ते ही जाता है और 6 महीने तक हम उसका उपयोग करते हैं और भगवान पे वो नित्य उसका लेपन किया जाता है। और हम लोग यहाँ से कल, जैसे हमारी जो प्रथम चरण की जो हमारी यात्रा है, आज हम ऋषिकेश में हैं, कल श्रीनगर डालमिया धर्मशाला में हमारा प्रस्थान होगा, रात्रि विश्राम हम वहाँ। उत्तराखंड सरकार तेजी से चारधाम यात्रा की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुट गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि बीते दिनों जोशीमठ में आपदा से जो हालात बिगड़े थे वो अब नियंत्रण में हैं। राज्य सरकार तेजी से पुनर्निर्माण कार्य में जुटी है, जबकि जोशीमठ से बीते दिनों एक बड़ी रैली निकालकर सुरक्षित जोशीमठ का संदेश भी गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कहते हैं कि राज्य सरकार पूरी तरह चारधाम यात्रा के लिए तैयार है और वहीं बीते वर्ष चारधाम यात्रा मार्ग पर बड़ी संख्या में हुए घोड़े खच्चरों की मौत को देखते हुए इस वर्ष बड़े व्यापक इंतजाम किए गए हैं। मैं लगातार निरीक्षण कर रहा हूं यहाँ से और लगातार समीक्षा भी कर रहा हूं। 4 अभी तक बड़ी समीक्षाएं हम कर चुके हैं और पूरा हमारा उत्तराखंड चारधाम यात्रा के लिए पूरी तरह से तैयार है। पिछले दिनों में जोशीमठ भी गया था। जोशीमठ के लोगों ने एक बड़ा आयोजन जोशीमठ ओली मैराथन के नाम से किया था, जिसमें देश भर के लोगों ने आकर
भाग लिया था और पूरे भारतवर्ष के लोगों को, आने वाले सैलानियों को, आने वाले पर्यटकों को एक संदेश वहाँ से सब लोगों ने दिया था कि जोशीमठ भी चार धाम यात्रा के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस बार यात्रा शुरू होने से पहले हमने लगभग 16 समीक्षाएं बैठकें करी हैं। मैं खुद रुद्रप्रयाग 3-4 बार होके आया हूं, वहां पर समीक्षा बैठकें करी हैं और हमने इस बार अच्छी व्यवस्थाएं खड़ी करने का काम किया है। जो 18 किलोमीटर का स्ट्रेच है उसमें हमने 18 गर्म पानी की चरियाँ बना दी हैं ऑलरेडी, जो गीज़र से गर्म पानी मिलने की उनकी व्यवस्था रहेगी। एक पहली बार गौरीकुंड में लगभग 1500 से 2000 घोड़ों को आराम करने के लिए एक शेड बनाया गया है। हमारे जो डॉक्टर्स हैं और जो हमारे पशु के जो मालिक हैं उनको हमने ट्रेनिंग दिलवाई है कि कैसे उनका ध्यान रखा जाए, कैसे उनकी दवाइयाँ करी जाए, कैसे उनको आराम करने का कितना समय देना चाहिए। और जो हमारी एसएसपी है विशाखा जी, उनको मैंने स्ट्रिक्ट निर्देश दिए हैं कि अगर कोई भी क्रूरता जानवरों के ऊपर करी जाती है तो पहले दिन हम लोग आईपीसी की धारा के तहत एफआईआर डालते हैं। और चारधाम यात्रा को लेकर के श्रद्धालुओं में इस बार भी भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। खास करके केदारनाथ धाम की अगर हम बात करें तो भारी संख्या में श्रद्धालु धाम में दर्शन के लिए रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, लेकिन केदारनाथ धाम में बाबा के दर्शन के अलावा श्रद्धालु ध्यान गुफा में भी काफी रुचि ले रहे हैं। ये वही ध्यान गुफा है जिसमें 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ध्यान लगाया था और उसके बाद से इस ध्यान यात्रा की बम्पर बुकिंग की जा रही है। ध्यान गुफा की इस साल जून तक की बुकिंग फुल बताई जा रही है। रिपोर्ट देखिए। चार धाम यात्रा में आने के लिए श्रद्धालु इस बार बम्पर बुकिंग करा रहे हैं। श्रद्धालुओं के उत्साह का अंदाजा अब तक हुए रजिस्ट्रेशन से लगाया जा सकता है। अब तक तकरीबन 13 लाख से ज्यादा श्रद्धालु चार धाम दर्शन के लिए रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। वहीं अकेले केदारनाथ में संख्या 5 लाख के करीब पहुंच गई है। लेकिन इन सब के अलावा श्रद्धालुओं के सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र केदारनाथ में ध्यान गुफा है। इस ध्यान गुफा के लिए भी लगातार बुकिंग की जा रही है। GMVN केदारनाथ में बनी ध्यान गुफा का संचालन करता है। GMVN का कहना है कि ध्यान गुफा के लिए श्रद्धालु जमकर बुकिंग करा रहे हैं। अब तक तकरीबन जून तक की बुकिंग फुल हो चुकी है। यह ध्यान गुफा GMVN के लिए आमदनी का बड़ा जरिया बन रही है। इस बार की जो यात्रा है उसमें हम निरंतर जो है बिजनेस के मायने में भी, सुविधाओं के मामले में भी आगे बढ़ रहे हैं। अभी तक हमारा लगभग 8 करोड़ 80 लाख के आसपास की जो बिज़नेस है वो हमें मिल चुका है। इसमें थोड़ा जो चारधाम के इतर जो गेस्ट हाउसेज हैं उसका भी है, बट ओवरऑल ये अच्छा एक संकेत है कि इस बार की चारधाम यात्रा हमारे लिए पिछली बार से भी अच्छी होगी। और उसी क्रम में हमें अपनी चुनौतियां भी मालूम हैं, उसी क्रम में हम अपनी सुविधाएं भी बढ़ा रहे हैं। यात्रियों के लिए ये यात्रा सुखद हो और उनके लिए यादगार बने, इसकी व्यवस्थाएं भी GMVN की ओर से की जा रही हैं। ध्यान गुफा है, उसका क्रेज, उसकी लोकप्रियता लोगों में बहुत ज़्यादा है और माननीय प्रधानमंत्री जी के वहाँ पर प्रवास के पश्चात जो उसके प्रति लोगों का आकर्षण है वो इस स्थिति तक है कि उस पर्टिकुलर गुफा में हमारे पास अगले मतलब यात्रा शुरू होने से 1.5 महीने तक की पूरी हमारे पास बुकिंग है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ यात्रियों से कि उसके अलावा भी हमारे पास, वो तो ऑनलाइन हम लोग उसको बुक करते हैं, उसके अलावा भी 3 गुफाएं और स्थानीय प्रशासन के द्वारा बनाई गई हैं, जिसमें से एक गुफा जो है वहाँ स्थानीय प्रशासन के पास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत केदारनाथ की पहाड़ियों पर 3 ध्यान गुफा बनाई गई है। इनमें से जिस गुफा में प्रधानमंत्री मोदी ने ध्यान लगाया था उसकी जून तक की बुकिंग फुल हो चुकी है। ये गुफा मंदिर से लगभग 800 मीटर दूर पर मंदाकिनी नदी के दूसरी ओर दुग्धगंगा के पास स्थित है। GMVN ने इस गुफा का बुकिंग रेट 3000 रुपए रखा है। इसके अलावा 2 अन्य गुफाएं भी वही हैं, जिसकी ऑफलाइन बुकिंग की जा रही है। लेकिन श्रद्धालु उस गुफा में ज्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ध्यान लगाया था। 2 गुफाओं का बुकिंग जो है गढ़वाल मंडल विकास निगम के पास है। उन 2 गुफाओं में से जो ऑफलाइन गुफाएं उनकी भी हमें बुकिंग मिल रही है और वो ऑफलाइन आधार पर हम लोग उसको करते हैं। जिस गुफा में माननीय प्रधानमंत्री जी रुके थे उस गुफा की बुकिंग हमारी ऑनलाइन है। गुफा पर्यटन भी है जहाँ की चारधाम में श्री केदारनाथ जी में जो ध्यान गुफा बनी हुई है और उसका जो प्राइस है, ऑनलाइन गुफा का प्राइस जो है 3200 के है
ऑफलाइन गुफाओं का प्राइस थोड़ा कम रखा गया है और वो लगभग 1500 का। केदारनाथ की पहाड़ियों पर स्थित प्राकृतिक गुफाओं को ध्यान गुफा के रूप में तैयार किया गया है। साल 2018 में एक गुफा का निर्माण नेहरू पर्वतारोहण संस्थान ने किया था। उसके बाद 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस गुफा में ध्यान लगाया था। उसके बाद से यह ध्यान गुफा आकर्षण का केंद्र बन रही है और लगातार श्रद्धालु यहाँ आकर ध्यान लगाते हैं और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते हैं। सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही वाइब्रेंट विलेज योजना कई मायनों में महत्वपूर्ण है और इसका उद्देश्य देश के उत्तरी इलाके में स्थित गांव से पलायन को रोकना और पर्यटन को बढ़ावा देना है। इसी के चलते आगामी 16 अप्रैल को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित गुंजी गांव में रात्रि विश्राम करेंगे। पीयूष गोयल पिथौरागढ़ का 2 दिवसीय दौरा करेंगे और इस दौरान वो एक रात सीमांत क्षेत्र गुंजी गांव में बिताएंगे। आपको बता दें कि उत्तराखंड का सीमांत जिला पिथौरागढ़ जहां एक तरफ राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर बेहद महत्वपूर्ण है, तो वहीं पिथौरागढ़ से होने वाली मानसरोवर यात्रा के लिहाज से धार्मिक पर्यटन के लिए ये बेहद क्षेत्र ये बहुत महत्वपूर्ण है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए 17 किलोमीटर के कठिन पैदल मार्ग को केंद्र सरकार के प्रयासों से अब कुछ किलोमीटर में ही सीमित कर दिया गया है, जिसके चलते सीमांत क्षेत्र में लोगों की आवाजाही बढ़ी है। इससे बॉर्डर सुरक्षा और मजबूत करने के प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार के सभी हमारे आदरणीय केंद्रीय मंत्रीगण हमारे वाइब्रेंट विलेजों का दौरा कर रहे हैं। पिछले दिनों केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया जी ने जहां नीति माणा मलारी की ओर उन्होंने प्रवास किया था, उसके बाद उत्तरकाशी जनपद में किशन रेड्डी जी ने, पर्यटन मंत्री जी ने प्रवास किया था और पीयूष गोयल जी गुंजी आएंगे और वह भी जो है वो वाइब्रेंट विलेज को जिन गाँवों को वाइब्रेंट विलेज के रूप में चयन किया गया है उन गाँवों का प्रवास माननीय केंद्रीय मंत्रियों का इस ओर इशारा करता है। ये एक बात स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं इन गाँवों को, जिनको माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने पहले गाँव की संज्ञा दी है, इन पहले गाँवों को देश का प्राथमिकता में मानकर उनका विकास सुनिश्चित होगा और राज्य सरकार भी उसमें विशेष रूप से जहाँ पर भी विकास की आवश्यकता है उसको प्राथमिकता में लेकर उसको करेगी। मोदी जी की सरकार ने उत्तराखंड को विशेष तवज्जो दी है। इसके प्रमाण इस बात से मिलते हैं कि भारत सरकार के अनेकों सीनियर मिनिस्टर्स जो सीमाओं में जाकर के हर गांव में रात्रि विश्राम कर रहे हैं। इसी श्रेणी में 16 तारीख को भारत सरकार के सीनियर मिनिस्टर पीयूष गोयल जी का गुंजी में भ्रमण है, यानी तिब्बत के लास्ट बॉर्डर पर, और वो रात्रि विश्राम करेंगे, वहां लोगों से मिलेंगे। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात इसके साथ साथ ये है कि कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा है, जो हिंदुओं का एक सर्वोत्तम और सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है, जहां भोले निवास करते हैं, शिव जी का निवास है और देश से विदेश से सनातनी लोगों का उस मंदिर में, उस कैलाश में जाने का एक इच्छा है। राज्य के कोऑपरेटिव बैंक को एक बहुत बड़ा फायदा हुआ है। लगभग 184 करोड़ का सकल लाभ कोऑपरेटिव बैंक ने कमाया है और कोऑपरेटिव बैंक के सचिव BVRC पुरुषोत्तम ने जानकारी देते हुए कहा कि ये पहली दफा है जब कोऑपरेटिव बैंक को फायदा हुआ है। आपको बता दें कि साल 2022 से 23 में कोऑपरेटिव बैंक को शुद्ध लाभ 70 करोड़ और सकल लाभ 184 करोड़ रुपए का हुआ है। सत्तर करोड़ की ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है और नेट प्रॉफिट हमारा 70 करोड़ हुआ है। इसे हम लगभग इनकम टैक्स भी 35 करोड़ रुपए हमने जमा किया है। ये आज तक उत्तराखंड की रिकॉर्ड है, इतना अच्छा बिजनेस हमारे कोऑपरेटिव बैंकों ने किया है। सो इससे ये दिखाता है कि हमारा यहाँ पर जो फार्मर्स को है, जो ऋण वितरण अच्छी तरीके से हो रहा है और वो लोग ऋण वापसी भी अच्छी तरीके से कर रहे हैं, सो दैट हमारा बैंक प्रॉफिट में आया है। बैसाखी पर्व को लेकर के पुलिस प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। हरिद्वार में बैसाखी मेला क्षेत्र को 15 सुपर जोन और 39 सेक्टर में बांटा गया है। 15 सुपर जोन और 39 सेक्टरों में बांटा गया है।
स्थानीय पुलिस के अलावा 8 कंपनी पीएसी की लग गई है और गुरुवार को हरिद्वार जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे और एसएसपी अजय सिंह ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों व कर्मचारियों की ब्रीफिंग की और उन्हें जरूरी दिशा निर्देश दिए। वहीं इस मौके पर जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने बताया कि इस समय देश में एक बार फिर कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, जिसको देखते हुए उत्तराखंड सरकार की ओर से पहले ही एडवाइजरी जारी की गई है। हालांकि इसके बाद भी लोग मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं और वहीं ड्यूटी में लगे पुलिसकर्मियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो मास्क जरूर पहने। और वहीं डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने लोगों से अपील की है कि वो मास्क का प्रयोग करें, साथ ही कोरोना गाइडलाइन का भी पालन करें। की गई थी और ये कहा गया था कि जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर होता है उसका लोग पालन करें, लेकिन अभी हम लोगों ने ये महसूस किया है कि इसका अभी कोई पालन हो नहीं रहा है। और आज डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से आज एक आदेश शाम को जारी किया जाएगा और मोटे तौर पर ये एक एडवाइजरी ही है, लेकिन एडवाइजरी इस सेंस में है कि इसका लोग पालन करें, क्योंकि अभी कोई ऐसी दंडात्मक व्यवस्था नहीं है जब तक स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से कोई निर्देश प्राप्त न हो। बैसाखी के स्नान पर्व पर काफ़ी बड़ी संख्या में लोग बाहर से भी आते हैं और आसपास के प्रदेश के लोग भी आते हैं, बाहर के लोग भी आते हैं। अन्य प्रदेशों में भी पॉजिटिविटी रेट काफ़ी बढ़ रहा है। हमारे हरिद्वार में भी कुछ केसेस सामने आए हैं। इसीलिए इस ब्रीफिंग में इस ड्यूटी पर लगे हुए सभी हमारे जो पुलिस पर्सनल हैं और जो हमारे व्यवस्था में और थोड़ी बढ़ोतरी की गई है। हमने 15 जो है इसमें आपके सेक्टर सुपर जोन बनाए हैं और 39 सेक्टर्स बनाए हैं। इनके पर्यवेक्षण के लिए 4 हमारे सीनियर अधिकारी भी इसमें सुपर जोन में रहेंगे। कुल मिला के करीब 900 इसमें अधिकारी कर्मचारीगण जो सिविल पुलिस के लगाए गए हैं। अतिरिक्त हमने इसमें 8 कंपनी पीएसी लगाई है जो ट्रैफिक और यातायात व्यवस्था में भी है। नई पार्किंग भी प्रशासन के द्वारा मिलकर कुछ और हमने बढ़ाई चिन्हित की है। सब जगह हमने मार्किंग भी करी, बहुत लोगों को पार्किंग की जानकारी नहीं हो पाती है। साथ ही साथ कुछ डाइवर्जन प्लान्स भी हमने इस बार बनाए हैं, क्योंकि वीकेंड को देखते हुए लास्ट टाइम काफ़ी श्रद्धालु आए थे, तो इस बार भी पूरी उम्मीद है कि श्रद्धालुओं की संख्या ज़्यादा होगी। उन परिस्थितियों में अल्टरनेटिव प्लान हमारे देहात क्षेत्र से भी कुछ रखा गया है, कुछ शहर क्षेत्र में भी टोल से पहले रखा गया, जिससे नहर पटरी का प्रयोग भी हम अगर आकस्मिक कोई ऐसी परिस्थिति आती जरूरत पड़ती है उसका करेंगे। स्नान में 2 फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।